हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। कोर्स 506 पढ़ रहे थे, ब्लॉक 2 यूनिट 6 स्ट्रेटेजी ऑफ यूईई यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं वो पढ़ रहे थे। ठीक है, कल हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ पढ़ी थी, बहुत सारी स्कीम पढ़ी थी जो जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन सब में जो इम्प्लीमेंट हुई थी है ना, महाराष्ट्र में ब्रिज को, शक्करशाला, याद है आपको? तो ये सब कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एसएसए। ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान इसका नाम है। ठीक है, क्या था ये, इसके बारे में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट फ्लैगशिप। ये गवर्नमेंट फ्लैगशिप थी किसके लिए कि यूनिवर्सल एक्सेस यानी सबको एक्सेस मिले एलिमेंट्री एजुकेशन, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, यानी जितने भी बच्चे हैं उनको क्या मिले, एक्सेस मिले कि वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी कर सके। 2001 में इसको शुरुआत की गई थी, इसका इनिशिएट हुआ था। और जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2002 में, तो इसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया था। आप देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। देखिए, एक बैक टू स्कूल कैंप चला था 2003 में, तो ये इसी के ही तहत चला था। अब इसका मेन उद्देश्य था कि 5 साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दें। कब तक? 2007 तक। ठीक है, 8 साल की हम एलिमेंट्री एजुकेशन दें 2010 तक, मतलब 5 इयर्स की हम प्राइमरी एजुकेशन दें 2007 तक, और 8 इयर्स की हम एलिमेंट्री एजुकेशन दें 2010 तक। ठीक है, यूनिवर्सल रिटेंशन करें 2010 तक। ये इसका मतलब क्या है यूनिवर्सल रिटेंशन? देखिए, इसका मतलब है कि हम एक एनरोल कर लेते, मान लीजिए हम नामांकन करा देते हैं बच्चे का, फिर किसी कारणवश बच्चा नहीं पढ़ता है तो वो रिटेंशन नहीं हुआ, वो ड्रॉप आउट हो गया। रिटेंशन का मतलब वो रुके, सस्टेन करे, है ना, उसको कहते हैं रिटेंशन। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट को इनकरेज किया गया, स्टेट्स को इनकरेज किया गया, यूटीज को इनकरेज किया गया, मतलब राज्य को, केंद्र शासित प्रदेशों को, जिलों को, सबको क्या किया गया, इनकरेज किया गया कि भैया ये एलिमेंट्री एजुकेशन में हर एक बच्चे का एडमिशन कराओ, क्योंकि ये शिक्षा क्या है, राइट हो गया है ना, तो आपको एजुकेशन लेना आपका राइट है। ठीक है, जो प्लानिंग थी उसको प्रमोट किया गया कि ये हमारी प्लानिंग है, ऐसे ऐसे करके हम फ्यूचर में ये सब देख रहे हैं, 2010 तक हम रिटेंशन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नेशनल पॉलिसीज़ भी बताई गई। ठीक है, अब एसएसए का फ्रेमवर्क कैसा हुआ? एक फ्रेमवर्क क्या होता है? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसमें आपकी प्लानिंग भी हो। ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज, मतलब पूरा प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन को के बीच के पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क। तो इसके 2 एस्पेक्ट थे। पहला एस्पेक्ट कि एसएसए क्या करेगा, एक कन्वर्जेंट फ्रेमवर्क देगा फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कि इम्प्लीमेंट हो जाए क्या, एलिमेंट्री एजुकेशन स्कीम। दूसरा क्या था कि एसएसए एक प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है जिसमें बजट प्रोविजन भी है। ठीक है, जिससे क्या होगा, वाइटल एरिया, यूईई के जो भी वाइटल, जो भी बहुत सारे एरिया है, उसको क्या होगा, उसको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, मतलब उसका प्रचार और प्रसार होगा। ठीक है, जैसे रिमोट एरिया पे स्कूल्स नहीं है तो वहाँ स्कूल्स बनेंगे। ठीक है, टीचर्स नहीं है तो वहाँ टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा, है ना। जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, मान लीजिए देखिए यहाँ पे कहीं कहीं जहाँ जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ वहाँ स्कूल बनना, ये सब इन्हीं का ही क्या था, गोल था। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे आ जाते हैं। देखिए, छोटी यूनिट है। ठीक है, अभी हम एसएसए के प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, बस आई थिंक 3 उसमें हो जाएगी, कंप्लीट ही हो जाएगी, ये बहुत छोटी वीडियो है। ठीक है, तो ये क्या था, 1 मिनट, ये क्या था कि एसएसए प्रोग्राम में देखिए इन्होंने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए थे, देख लेते हैं उनको। क्या था कि इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म। अच्छा, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म का मतलब क्या है कि जो भी स्कूल्स हैं उसको रिफॉर्म किया जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए, जो भी चीज़ें वहाँ पे नहीं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, उनकी परिपूर्ति की जाए। ठीक है, क्या कहते हैं, स्कूल में क्या हो, रूम्स हो। ठीक है, एक खुला बरामदा हो, खेलने के लिए प्लेग्राउंड हो, टॉयलेट्स हो, और क्या हो, पानी की क्या कहते हैं, परिपूर्ति हो, मतलब पानी हो, लाइक ऐसा नहीं है कि पानी की शॉर्टेज चल रही हो तो पानी भी हो, ये सब चीज़ों की इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म। फिर है सस्टेनेबल फिनेंसिंग। ऐसी फिनेंसिंग करो कि वो लॉन्ग टर्म चले, ऐसे नहीं है कि आपने एक बार पैसा लगा दिया और बस खत्म। नहीं, जो फिनेंसिंग है वो सस्टेनेबल हो, मतलब लॉन्ग टर्म प्लान को सोचो। ठीक है, कम्युनिटी को ओनरशिप दो, जैसे कि हमने देखा होगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, है ना, विलेज एजुकेशन कमेटी, तो ये सब चीज़ें, इनको ओनरशिप दो। क्यों? अगर ये कम्युनिटी वाले लोग ओनरशिप लेंगे तभी तो बच्चे आगे आके पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बिल्डिंग। ऐसी जो हमने पढ़ी थी ना, सीमेट, है ना, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, तो इनमें क्या करो, इस इंस्टीट्यूशन पे भी थोड़ा ध्यान दो। ओके,
जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। जो आप एजुकेशन दे रहे हो वो क्वालिटी, उसमें क्वालिटी दो, क्वांटिटी मत दो, क्वालिटी दो, ठीक है। हैबिटेशन एज अ यूनिट प्लानिट, यूनिट प्लानिंग की एक हैबिटेट बनाओ, मतलब एक आदत बना लो। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आप यूनिट को जो भी कुछ कर रहे हो वो एक प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन के साथ होना चाहिए। स्पेशल ग्रुप है उनको क्या करो, फोकस करो। स्पेशल ग्रुप में सब आ जाते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मैंने आपको पढ़ाया था, सारे आ जाते हैं, इकोनॉमिकली, सोशली या फिर फिजिकली, मेंटली, जितने भी हैं सब स्पेशल ग्रुप को क्या करो आप फोकस करो। इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करो। फिर लड़कियों की एजुकेशन को प्रायोरिटी दो, क्योंकि कहीं क्या होता है कि आपको मैंने बताया था एजुकेशन में अगर देखा जाए तो जेंडर गैप भी ज़्यादा हो रहा था। क्यों? क्योंकि लड़कियों की एजुकेशन कम पढ़ाई जा रही थी। ध्यान है, मैंने आपको एक ग्राफ बनाया था जिसमें मैंने बताया था 60%, 61% लड़कियाँ स्कूल ही नहीं जाती हैं, है ना। फिर क्या है, रोल्स ऑफ टीचर, टीचर का रोल कैसा होना चाहिए। टीचर का रोल एक डिक्टेटरशिप का नहीं, एक फैसिलिटेटर का होना चाहिए, ठीक है। बच्चों की नीड्स को समझे, टीचर की भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में उन्हें बताया जाए, बच्चे के क्या मन में चल रहा है उसको मेंटोर किया जाए, तो ये भी रोल ऑफ टीचर। फिर डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान को प्रमोट किया जाए। अच्छा, अब ये फाइनेंशियल नॉर्म क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने ना कुछ रेशियो लिखे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ना 85% फिनेंस, मतलब पैसा कौन दे रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 15% स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर क्या हो गया, 75% फिनेंस कौन सपोर्ट करने लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 25% स्टेट गवर्नमेंट। अब 50-50 है। अगर 50% फिनेंस कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट, और 50% कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत सारी स्कीम लाई गई, जैसे PMGY, GYSY, PMRY, ये स्कीम लिखी थी, शॉर्ट फॉर्म में लिखी थी, ठीक है। तो ये सारी स्कीम लाई गई। तो बस कुछ नहीं था, इसके कुछ प्रोग्राम थे और फिनेंस। बस ये याद रखिएगा कि पहले 85 से 15 था, अब 50-50 है, यानी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% हमारी स्टेट गवर्नमेंट देगी। मैंने आपको बताया ही था कि जो एजुकेशन है वो समवर्ती सूची में रखी गई है, इसलिए दोनों का इसमें बराबरी का योगदान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जाते हैं आगे। है इंटरवेंशन क्या लिया, मतलब SSA में, तो है AIE। अच्छा, AIE की फुल फॉर्म है, लिख देती हूँ मैं, अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन, ठीक है। ऐसी एजुकेशन दो जो अल्टरनेटिव और इनोवेटिव, कुछ नई हो, नवाचार के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। सिविल वर्क मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। सिविल वर्क क्या है कि स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, बिल्डिंग अगर सही नहीं है तो बिल्डिंग होनी चाहिए, चारदीवारी होनी चाहिए, है ना, रूम्स होने चाहिए, बरामदा होना चाहिए, खेलने के लिए प्लेग्राउंड होने चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें सिविल वर्क, ठीक है। इनोवेटिव एक्टिविटीज़ पढ़ाओ, यही नहीं है कि जो सदियों से चली आ रही है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, ऐसे करके पढ़ाओ, नहीं। कुछ इनोवेटिव तरीका लाओ, इनोवेटिव एक्टिविटीज़ कराओ, कुछ नई एक्टिविटीज़, कुछ नया, नवाचार पे क्या मैं बोल रही हूँ, इन्होंने नवाचार पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। फिर है रिसर्च करी एजुकेशन पे, रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। फिर आगे है स्कूल को ग्रांट दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 2000 रुपये स्कूल को दिए जाते थे और 1000 रुपये स्कूल में लाइब्रेरी के लिए दिए जाते थे, ठीक है। टीचर्स को 500 रुपये दिए जाते थे, TLM बोले तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, ताकि आप और अच्छे तरीके से, इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ा सको, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन पे भी ज़्यादा ध्यान दिया गया था, इग्नू वगैरह इन सब पे बहुत ध्यान दिया गया था। टीचर्स की ट्रेनिंग कराई गई थी और उनको क्या क्या बताया गया था, उनके लिए टेक्स्ट बुक फ्रेमिंग, मतलब टेक्स्ट बुक में अगर जो भी नीडफुल चेंजेस होने थे वो करवाए गए। NCF के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक को इम्प्लीमेंट किया गया। एग्जामिनेशन को रिफॉर्म कराया गया, CCE, है ना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम आपने देखा होगा कि CBSE में ग्रेडिंग सिस्टम चलता है ना, कि 10th में ये CGPA वगैरह ये सब। स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, मतलब एकेडमिकली तो आप उसे स्ट्रॉन्ग करो ही करो, लेकिन बाद में जो उसका होल एस्पेक्ट है, मैंने आपको बताया था, स्कोलेस्टिक होता है जो एकेडमिक होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड, जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। और को स्कोलेस्टिक होता है जो, और हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जैसे कि बच्चा स्पीच में कितना अच्छा है ना, डिबेट कर लेता है, पंचुअल है, ओबीडियंट है, जो उसका होल एस्पेक्ट को कवर करे, वो क्या होता है, को स्कोलेस्टिक, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड आ जाते हैं मिड डे मील। मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, 1995 को, 2 अक्टूबर 1995 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था। क्या नाम था इसका, तब नाम मिड डे मील नहीं था,
इसका नाम ये भी था, नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। याद रखिएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें उस टाइम पे 3 किलो गेहूं दिया जाता था, उन लोगों को दिया जाता था जिनकी 80% अटेंडेंस होती थी और 10 महीने के लिए दिया जाता था। ठीक है, फिर 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑल स्टेट और यूटीज़ में, मतलब सारे स्टेट और यूटीज़ में क्या कर दिया, लागू करवा दिया मिड डे मील को। ठीक है, उनके तहत क्या था कि हर एक बच्चे को कम से कम 300 कैलोरी एनर्जी मिलनी चाहिए, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए 200 दिन में। 200 दिन ही तो प्राइमरी स्कूल खुलता है, तो 200 डेज तक ये मिलना चाहिए। ठीक है, आगे है तमिलनाडु, और ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में, याद रख लीजिएगा, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में। और सन 2005 में 130 मिलियन चिल्ड्रन मिड डे मील का क्या कर चुके हैं, लाभ उठा चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मिड डे मील के बारे में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बस हार्मोनाइजेशन है, मुश्किल से 3 मिनट की वीडियो और रह गई, बिल्कुल एंड में आ जाते हैं। इसके बाद है हार्मोनाइजेशन ऑफ RTE और SSA। अच्छा, हार्मोनाइजेशन का मतलब होता है समानीकरण, ठीक है। RTE 2009 और SSA का समानीकरण हुआ। उसका क्या उद्देश्य था कि भाई रेगुलर टीचर हो, मतलब टीचर जो हो वो रेगुलरिटी पे आए, ठीक है, और बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों की जो नीड्स है उसकी फुलफिल करें, जो स्पेशल नीड है बच्चों की उसकी क्या करें, केयर करें। स्पेशल नीड का मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था, CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, किन किन इक्विपमेंट्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, या जो भी है। इंक्लूसिव एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, मतलब समावेशी शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि कैसी कैसी एकीकृत शिक्षा चलती थी, इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेटेड से अब इंक्लूसिव पे हम आ गए हैं। ठीक है, बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, वो साइंटिफिक तरीके से सोचें, हर एक चीज़ में तर्क लगाएं, तार्किक चिंतन करें, है ना। तो ये सब बताया गया। और ड्रॉप आउट सबसे बड़ा है कि ड्रॉप आउट को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। फिर ना एंड में बिल्कुल एक फैक्ट्स दे रखे हैं, मुझे लगा शायद बता देते हैं, क्या पता कि DSSS भी है, कहीं भी ऐसे फैक्ट्स आ जाए। एट प्रेजेंट 1032 प्राइमरी स्कूल है और 352 अपर प्राइमरी स्कूल है, जिसमें से 780 रिकॉग्नाइज्ड प्राइमरी स्कूल है और 577 रिकॉग्नाइज्ड मतलब मान्यता प्राप्त अपर प्राइमरी स्कूल है। ठीक है, तो टोटल 18-12 प्राइमरी स्कूल है और 929 अपर प्राइमरी स्कूल है। ठीक है, SSA के रिकॉर्ड के अनुसार 10,462 प्राइमरी स्कूल है और 3,923 अपर प्राइमरी स्कूल है मद्रास में, जहां कुल पॉपुलेशन 31,38,771 है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा दे रखा था जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं दे रखा। फिर हम यूनिट 7 पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।